हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फैक्टर ट्री से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन थे, जितने भी उसके तरीके बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, जिस तरह पूछा जाता है बोर्ड में, वो सब सारे आपके सभी पैटर्न पे, सभी स्टेप पे मैंने सब सारी चीज़ें बताया कि किस तरह का क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसका जवाब कैसे आप दोगे। ठीक है, उसी सेशन को, उसी के आधार पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया भी था कि एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जितने भी आपके वो चीज़ें हैं क्वेश्चन, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। देखो, क्लास को शॉर्ट में इसलिए बना रहा हूँ, क्लास को छोटे छोटे रूप में इसलिए लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। क्लास को बहुत बड़ा कर दिया जाए और एक ही दिन बहुत सारी चीज़ों को दे दिया जाए तो शायद आपकी समस्या बढ़ सकती है, फिर से समझ में भी आना मुश्किल हो जाएगा। छोटा क्लास होता है, इंटरेस्टेड होता है, अट्रैक्टिव होता है और उसको समझ में आ जाना एक अपने आप में बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम बहुत बड़ा एक वो हो जाए कि अरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लास को बड़ा करेंगे लेकिन स्टार्टिंग है, नई चीज़ है आपके लिए, तो इसलिए उन सब सारी चीज़ों को छोटे छोटे क्लास के रूप में पहले अटेंड कीजिए, उनको समझिए, लगाइए, नोट डाउन कीजिए, फेयर बनाइए और तब आगे चलेंगे हम। ठीक है, और करते जाइए। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे संख्याओं तथा उनके मस और लॉस के बीच में संबंध। पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे तब क्वेश्चन को। एक चीज़ जान लो, अभी श्योर कर देता हूँ, पूरे मैथमेटिक्स क्लास 10th का बिल्कुल हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। अगर 9th आपने ढंग से पढ़ा है तो समझ लीजिए 10th आपके लिए कुछ भी नहीं है। किसी कारण से आपने 9th नहीं पढ़ा है तो मेरी क्लास को आप अगर ढंग से देख लिए, एक एक स्टेप पे ध्यान दिए, तो मुझे जहाँ तक आशा है कोई भी आपकी डाउट्स नहीं रहेगा और आपको बहुत ईजी वे में, बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन पहले स्टार्ट करते हैं, संख्याओं तथा उनके मस और लॉस के बीच में संबंध। देखो, संख्याओं तथा उनके मस, जिसको एचसीएफ कहते हैं, वह लॉस, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ, यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम के बीच संबंध। देखो, अब यहाँ पे संख्याएं दी हैं और यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है कि संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, कितनी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चे को कभी कभी ये नहीं पता होता है कि लॉस और मौस के लिए कितनी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या करता है, एक संख्या पाता है और उसी पे अपना दौड़ाना शुरू कर देता है। भाई देखो, एक संख्या के अंतर्गत ना कभी लॉस निकलेगा, ना कभी मौसा निकलेगा, यानी कभी एचसीएफ ना निकलेगा, ना कभी एलसीएम निकलेगा। ओनली क्या हो सकता है, हम उसका गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे जिस रूप से वो पूछ रहा है उस रूप से कर दीजिए। ठीक है, जिस रूप से विभाजित होना चाहता है उस रूप से कर दीजिए। लेकिन अगर आप अकेले से करना चाहें तो कभी संभव है क्या? नहीं। उसके लिए मिनिमम आपको 2 संख्याओं का होना जरूरी है। ठीक है, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इतना घबराइए मत, 2 से 3 पूछेगा बहुत है। ठीक है, उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी, कि लड़के को ज़्यादा बजाना नहीं है, टाइम कम है, काम ज़्यादा करना है। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, सिलेबस हमेशा परिचित आता है, परिचित क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जामिनर कभी भी पेपर सेट करता है, कोशिश रहती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और परिचित क्वेश्चन हो। अपरिचित आपके लिए तभी हो सकता है जब आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, लड़का कहता है आप, अरे ये तो पढ़ाया हुआ नहीं है, पढ़ाया हुआ है, आप पढ़े हुए नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो पहला हम इसे पॉइंट करते हैं। पहले पॉइंट से, माना 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या ए व बी है। क्या है भाई? 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी है और इन दोनों संख्याओं का मौस व
लस होगा, मस और लस होगा। ध्यान दीजिएगा किन संख्याओं का, दो संख्याएं कैसी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, ए और बी। तो इनका मौसा और लौसा क्या होता है, ध्यान देना। जा हम एक रिलेशन बना देते हैं, लेकिन इस रिलेशन से हमें क्वेश्चन की ज़रूरत कैसे है उस रूप में ढाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मौस, सीधे हम HCF से लिखते हैं, HCF किसका, ए बी का गुणे LCM किसका, ए बी का, ये बराबर होता है ए गुणे बी के। किसके बराबर होता है, ए गुणे बी के। अगर मान लीजिए हमारा HCF दिया हो और LCM ज्ञात करना हो उन दोनों संख्याओं का, तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो सीधे ये वाला निकालना है तो ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो LCM किसका, ए बी और एक गुणे बी और बट्टे HCF ए बी। समझ गए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए हमारा LCM दिया हो HCF ना दिया हो तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए क्या होगा भैया, HCF क्या हो जाएगा, HCF ए बी गुणे ए गुणे बी और LCM किसका, ए बी। हम देखो पोस्ट में ए बी इसलिए लिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इस ए बी का LCM या HCF या LCM है। ठीक है, अगर मान लीजिए उन संख्याओं में यानी उस क्वेश्चन में LCM और HCF दिया है और पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिनका LCM और HCF दिया हुआ है, वह कौन सी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ये CF का जो मान है वो यहाँ रख देंगे, LCM का जो मान है यहाँ रख देंगे, दोनों को आपस में गुणा करा देंगे और गुणा करने में जो प्राप्त होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या था, रिलेशन है किसका, LCM और HCF का। ठीक है, और इस हिसाब से हमारी दो संख्याओं का, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का LCM और HCF निकल जाएगा। ये तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का हुआ। अगर मान लीजिए वहीं कहीं तीन संख्याएं होती तो कैसे करेंगे, उसका ध्यान दीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, सिंपल है और थोड़ा सा समझने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब वही दूसरा पॉइंट, माना 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या ए बी व सी है, तो इनका HCF व LCM होगा। CM के बीच संबंध क्या होगा भैया, क्या संबंध होगा, देखिए सीधे सीधे क्या हो सकता है हमारा संबंध, हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमें क्या करना है, मौसा निकालना है, यानी HCF निकालना है और HCF किसका निकालना है, ए बी सी का। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए गुणे बी गुणे सी, और यहाँ पे लौसा हो जाएगा। देखो साइक्लिक आर्डर में होगा, लौसा होगा पहले किसका, ए बी का, गुणे लौसा होगा किसका बी सी का, और उसके बाद लौसा होगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, लौसा होगा किसका, सी ए का। ठीक है, इस तरह की ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इस तरह का क्या होता है, फार्मूला बन जाता है और बहुत आसान हो जाता है और हम इससे निकाल लेते हैं। ध्यान दो, सबसे ज़्यादा आपका दो धनात्मक संख्याओं से पूछता है और जो आसान हो जाता है, निकल जाता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला। अगर मान लो यहीं से हमको क्या पूछते हैं, लौसा पूछ दें किसका, ए बी सी का, तो सेम वही काम
ए गुणे बी गुणे सी। अब जहाँ पे ल स है वहाँ पे म स कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म स ए बी का, म स बी सी का, बी सी का, और उसके बाद म स किसका, सी ए का। यानी यहाँ से सीधे सीधे हमारा सेम वही। देखिए फार्मूला रटने से याद नहीं होता है, जब इनके आप सवालों के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल के साथ हल करेंगे तो आपके सभी फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप सवाल नहीं लगाएंगे तब तक आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये था हमारा जो रिलेशन है लौसा और मौसा का पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत, वो हमने आपको बता दिया। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो एग्जाम्पल का ही होगा 1.1 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो जितने भी एग्जाम्पल के सवाल एक भी छोड़िएगा मत, एक्सरसाइज भी मत छोड़िएगा, और इससे आप थोड़ा भी मत घबराइएगा सर हमारा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा। सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा, समय से हो जाएगा, और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे साथ निरंतर बने रहो, सब सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का देखिए, हम एक्सरसाइज 1.1 है इसका हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन है दूसरा, कि संख्याओं 6 और 20 के, संख्याओं 6 व 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF व LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल है, बात क्या किया है, इसमें कंडीशन रख दिया है, और कंडीशन क्या है, अभाज्य से, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी इन दोनों संख्याओं का ऐसा गुणनखंड हो, उस गुणनखंड के अंतर्गत हमारा क्या आना चाहिए, संख्या अभाज्य होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो सीधा सीधा अगर हम 6 का गुणनखंड करें तो 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा। 20 का गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 पच्चे 20। अब देखिए इन दोनों के अंतर्गत हमारी जो भी संख्याएं गुणनखंड की, वो सब सारी चीज़ें क्या हैं, अभाज्य है या नहीं है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। जब हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF किसका ज्ञात करना है, HCF 6 और 20 का, 6 और 20 का जब HCF हमको ज्ञात करना है तो HCF ज्ञात करते समय हम ध्यान रखिएगा, जितनी संख्याओं के अंतर्गत हमको HCF निकालना होता है, उन संख्याओं में देखते हैं कि जो संख्या कॉमन होती है उसका हम सिंगल डिजिट उतार लेते हैं, ठीक है, उसका हम सिंगल डिजिट उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्या कौन सी है, 6 और 20 है, जो पूर्णांक संख्या है धनात्मक, उन दोनों के अंतर्गत ओनली 2 कॉमन है, 2 इसमें है तो 2 इसमें है, तो इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको खींच के लाए तो यही 2 हो जाएगा। लेकिन बाकी संख्याओं को देखें तो दोनों में कॉमन नहीं है, यानी एक में है तो एक में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो HCF है ये इतना ही हो जाएगा, आंसर है। अब यहीं पे हम LCM की बात करें, LCM की किसकी, 6 और 20 की, तो ध्यान दीजिए उन संख्याओं को तो लेते ही लेते हैं जो संख्या HCF के लायक हो, यानी जो संख्या कॉमन होती है उस संख्याओं को तो लेते ही लेते हैं, साथ में जितनी संख्या बचती है उसको भी नोट कर लेते हैं। तो कितनी संख्या बची, 2
उसके बाद 3 और उसके बाद 5। तो क्या होगा एलसीएम? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60। हमारा एलसीएम के लिए उत्तर कितना हो गया? 60। और एचसीएफ के लिए कितना हो गया? 2। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है। चलिए इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ है। कह रहा 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन इरेज करता हूं मैं, और मुझे जहां तक आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली सेम जो तीसरा क्वेश्चन है इसी तरह का है। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसका ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, तो फिर से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोशिश ये रह रही है कि आपका कोई भी डाउट्स छूटे नहीं, पूरे डाउट्स को आपको क्लियर करते चले। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6, 72 व 120, 6, 72 व 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने वही चीज़ कहा कि कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। 2 से अधिक भी हो सकती है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या आ गई। जैसा हमने दूसरा किया है सेम वैसे ये भी है। बस दिक्कत यहाँ पे क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे एक सर बात और क्या है? 120, यानी ये तीसरी संख्या इसके साथ आ गई है। सर तो वही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं सिंपल, वही तरीका है। और इनको हमको निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो 6 का जो गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 होता है। 12 का जो गुणनखंड है वो सेम। अगर नहीं आता है तो आप रफ वर्क कर लीजिए, जैसे अभी हमने गुणनखंड को बताया है। तो 72 का वही सेम हो जाएगा। निकालिए यहाँ पे 2 से विभाजित कीजिए। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 9 18। कटेगा क्या? हाँ, नहीं कटेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, और 2 9 18, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 2 9 18। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार में भी क्या गुणनखंड आया इसका? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। डाला लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। 120 का देखो, सेम 120 का क्या हो जाएगा? 120 का वही, इसे 2 से जाएगा 60 हो जाएगा, 2 से जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 5 15, 5 से गया ये हो गया ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे हम तीनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल दिए, जो बहुत आसान हो गया। अब इनका हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है। तो हमने एचसीएफ के समय क्या कहा था? एचसीएफ के समय हमने कहा था, क्या कहा था बाबू? हमने कहा था कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, उन संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी उसी को हम लिखेंगे, बाकी संख्याओं को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए तीनों में 2 कॉमन है तो ओनली 2 होगा, बाकी है क्या? नहीं है, नहीं है ना, छोड़ देंगे। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यही आंसर है। एलसीएम क्या हो जाएगा? सेम एलसीएम देखो 6 72 120 हम जो करते हो लिखते हैं। अब देखिए जो कॉमन होता हो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ साथ हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या होना जरूरी है। तो 2 संख्याओं का पहले फॉलो करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, इन दोनों में 2 कॉमन है ना, तो ओनली 2 ही उतरेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं,
यहाँ पे 2 कॉमन है ना, तो ओनली 2 ही होगा। यहाँ पे 3 कॉमन है ना, 3 होगा। अब क्या कुछ कॉमन है क्या? नहीं। अब हाँ ये है, इन दोनों में है 3, तो 3 नोट कर लो, बाकी जो बचा उसको नोट कर लो। तो कितना हो जाएगा देख लो एक बार, ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये 3 हो गया, एक बार ये 3 हो गया। देखिए अगर दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, वही सेम संख्या लिख लेंगे। 3 में कोई ज़रूरी नहीं कि हो या ना हो, लेकिन 2 में भी रहेगा तो हम नोट एलसीएम में कर लेते हैं। ऐसा काम एलसीएम में करते हैं, ध्यान देना इस चीज़ का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तियाँ 4 तियाँ 12 और 3 दूनी 6 2 8, 24 तियाँ 82। नोट कर लो 24, अरे 3 दूनी 6, अच्छा चौको 24, 84 हो गया। 4 तियाँ नहीं, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, अच्छा 24 तियाँ 72, गुड 24 तियाँ 72। अब 72 पच्चे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 पच्चे कितना हो जाएगा, 72 पच्चे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 1 36, यानी 360 हो गया। ठीक है, यानी 6 72 120 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 360। ये हमारा क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपने सीख लिया होगा, जान लिया होगा। ठीक है, चलिए अभी एग्जाम्पल के सवाल आपके ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी 4-5 एग्जाम्पल बचा हुआ हैं। तो 4-5 एग्जाम्पल को हम अगली क्लास में अटेंड करेंगे। और ऐसे ही हैं आपके, अब यहाँ पे जितने एग्जाम्पल बचे हैं हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकालने से संबंधित ही हैं, कुछ और भी होंगे उनको भी कर लिया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यानी एक क्लास और इंट्रो उसका चलेगा एग्जाम्पल का, उसके बाद फिर से हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और भी आपके जानने वाले जो बच्चे हैं वो भी पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।